भाइयों बहनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका हमारे YouTube चैनल न्याय भारती 1947 पर स्वागत है, अभिनंदन है। भाइयों बहनों, न्याय भारती अर्थात न्याय की वाणी, हमारे इस YouTube चैनल का उद्देश्य जो है वो केवल विधि की चर्चा करना ही नहीं है। हमारे इस YouTube चैनल का उद्देश्य विधि के माध्यम से व्यक्तित्व का निर्माण करना है। जैसा कि आप सब जानते कि विधि का निर्माण जो है समाज में शांति, व्यवस्था, सौहार्द है ना स्थापित करने के लिए किया जाता है। तो जिससे कि समाज में जो है वो शांति स्थापित हो और समाज में जो विकास की गतिविधियां जो हैं वो संपन्न हो सके। जैसे कि अगर हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में अगर शांति, सौहार्द, सद्भावना नहीं है तो फिर जो भी विकास की, उन्नति की या जो भी रचनात्मक प्रक्रिया है वो संपन्न नहीं हो सकती है। इसी प्रकार समाज में भी यही स्थिति है। भाई व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन, तो राज्य जो कानून बनाता है और जो मूल विधि होती है वो होती संविधान, और उसके पश्चात जो भी हमारी जो विधियां बनती हैं उन समस्त विधियों का उद्देश्य जो है वो हमारे जीवन में जो है वो एक व्यवस्था स्थापित करना है, अनुशासन स्थापित करना है। तो जब तक इस विधि के माध्यम से जो है जो एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व के निर्माण की बात होती है तो वो एक पहले व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण की ही बात है। तो हमें जो है जो विधि जो है, जो विधि का जो उद्देश्य है वो हमें अपने विचार है, अपने कार्य व्यवहार आचरण में जो है, यानी कि अपनी विचार और जीवन शैली का जब हम उसको हिस्सा बनाते हैं तो फिर हम जो है विधि का पालन करते हैं। और विधि के अनुसार जब हम आचरण करते हैं, जब हम न्यायाधीश बनते हैं मान लीजिए, या हम कोई प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, या हम शासक होते हैं, तो फिर हम लोगों के साथ जो है न्याय करते हैं। तो ये स्थिति तभी संभव है जब विधि के अनुरूप जो है हमारे चिंतन चरित्र का निर्माण होता है। तो ये हमारे चैनल का उद्देश्य है और इस संबंध में हम अक्सर कुछ ना कुछ टिप्स देते रहते हैं। जैसे कि पहले हमने टिप्स जो कहा कि हमारी प्रियम्बल में जो है जो प्रस्तावना में जो हमारे राष्ट्रीय चरित्र के जो लक्षण दिए हैं, सॉवरेंटी, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो ये हमारे व्यक्तित्व जो है हमारी लाइफ, हमारी पर्सनालिटी का भी हिस्सा हो। तो हम आगे जो एक चीज़ें जो आती हैं वो है क्या, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। फिर बात जो आती है लिबर्टी की, लिबर्टी ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, वर्शिप, फेथ, ये सब जो है और फिर जो है उसके बाद हमारा इक्वालिटी की बात है, फिर उसके बाद फ्रेटर्निटी की बात है। तो ये तब ही संभव है जबकि हमारा चरित्र जो है, हमारा व्यक्तित्व में जो है सॉवरेंटी का लक्षण है, हमारे चरित्र में जो है वो सेकुलरिज्म है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। अब इसको आप समझिएगा। अब हम अपने मूल विषय पे आते हैं। तो हमारा जो है मूल विषय जो है वो जो है हमारा ये जो कानून है, द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। तो इस पर हमने वैसे एक पूरा 1 घंटे का वीडियो बनाया है। तो उस वीडियो में कुछ बातें रह गई हैं, तो उसको कंपेंसेट करते हुए या कुछ नई चीज़ें जोड़ते हुए हम ये इस एक्ट के संबंध में जो है कुछ नई बातें बताते हुए इस वीडियो को बना रहे हैं। और ये वीडियो जो है खासकर जो है विधि के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों, विशेषकर विधि के विद्यार्थियों और जो है मतलब अधिवक्ताओं, है ना, प्रोफेसर्स जो हैं, जजेस जो हैं, जो इस एक्ट से संबंधित जो है उन्हें जो जानकारी चाहिए वो इस हमारे वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो भाइयों बहनों, ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, जो खासकर एडवोकेट्स के भी काम का है, तो
तो जो है, देखिए क्या है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी एंशंट मॉन्यूमेंट्स को जो है नेशनल इम्पोर्टेंस का जो है घोषित करती है, तो वो इसी एक्ट के अंतर्गत करती है, द एंशंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट। तो ये सेक्शन 4 में ये जो प्रावधान है कि जब कोई एंशंट मॉन्यूमेंट्स को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नेशनल इम्पोर्टेंस का घोषित कर दिए, ठीक है, तो अब उसकी एक पूरी प्रक्रिया है, वो इस अधिनियम की सेक्शन 4 में दी है, जिसमें 2 माह का नोटिस होता है। उसके बाद जो 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 ऐसे मॉन्यूमेंट्स के जो मालिक है ना, जो ओनर है और जिसके कब्जे में वो प्रॉपर्टी है, वो उसकी आपत्तियों को सुनने के बाद फिर जो है उसका गजट नोटिफिकेशन होता है और वो जो है फिर उसको नेशनल मॉन्यूमेंट जो है वो घोषित किया जाता है। तो ये जो चीज़ है, जैसे कि वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ ओपिनियन दैट एनी एंशिएंट मॉन्यूमेंट और आर्कियोलॉजिकल साइट remains not included in section 3 is of national importance, it may by notification in the official gazette give 2 months notice of its intention to declare such ancient monuments or archaeological site and remains to be of national importance, and a copy of every such notification shall be affixed in conspicuous place near the monument or site and remains as the case may be, है ना। तो any person interested in any such ancient monument or archaeological site and remains may within 2 months after the issue of the notification object to the declaration of the monuments or the archaeological site and remains to be of national importance। तो ये जो है, जैसे नोटिफिकेशन होगा वैसे 2 महीने का जो नोटिस सरकार देती है, तो नोटिफिकेशन की डेट से 2 महीने के भीतर जो है जो क्लेमेंट जो है, जो स्टेक होल्डर्स जो है, वो अपनी आपत्ति जो है वो सरकार के सामने, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं। इसके बाद जो है वो फिर सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो है, वो उसको नेशनल इम्पोर्टेंस का घोषित करती है और वो एक्सक्लूसिव एविडेंस माना जाता है फिर उसके बाद, है ना। द सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर मतलब कौन ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड्स ऑफ 2 months जो है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर कंसिडरिंग द ऑब्जेक्शन इफ एनी रिसीव्ड बाय इट डिक्लेयर बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स आर द आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एज द केस मे बी टू बी ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। और इसमें एक चीज़ और होगी, अ नोटिफिकेशन पब्लिश अंडर सेक्शन 3 सेल unless and until it is withdrawn be conclusive evidence of the fact that the ancient monuments are archaeological site and remains to which it relates is of national importance for the purpose of this act। तो conclusive evidence माना जाएगा। भाइयों बहनों, तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सिर्फ किसी जो है उसको किसी मॉन्यूमेंट्स को जो है, जो नेशनल इम्पोर्टेंस का है, उसको नेशनल इम्पोर्टेंस का घोषित करके वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हो गया, तो सिर्फ इसके घोषणा करने मात्र से ही, ये प्रोसेस होने मात्र से ही क्या सरकार को, है ना, उस मॉन्यूमेंट के संबंध में जो जिस पर्पस के लिए है, पर्पस वही प्रिजर्वेशन, है ना, उसका जो है प्रोटेक्शन और उसका जो है कंजर्वेशन जो करना है, तो वो उसके क्या अधिकार जो है सरकार को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी, जो मॉन्यूमेंट्स जो है वो सरकार जब लेती है तो स्वाभाविक है कि वो किसी व्यक्ति की या समूह समाज के, मतलब एक ग्रुप की जो है, जनरली वो सब जो है कहना चाहिए कि एंशंट्स प्रॉपर्टी है, चाहे वो अब आपका कोई किला भी हो सकता है ना, कोई मास्क भी हो सकती है। तो इस तरह के जो है कोई टॉम वॉक का एरिया है, श्राइन जिसको अपन कहते हैं, मंदिर भी हो सकते हैं, तो उसमें जो भी उसके जो क्लेमेंट जो हैं वो उसके मालिक रहते हैं। तो ये एक प्रक्रिया, जब आपने उसका डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस या इट इज़ डिक्लेयर्ड एज ए प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट,
तो अब उसके बाद जो है सिर्फ इतना घोषित करने मात्र से ही जो है वो सरकार को या जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसको उस मॉन्यूमेंट में जो है अपनी कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए एक पूरा और इसके लिए जो है इस एक्ट में जो है मैकेनिज्म पूरा दिया है, वो सेक्शन 5 और उसके बाद 6 और उसके बाद आगे भी जो है इसमें पूरी एक प्रक्रिया दी गई है। तो सेक्शन जो 5 है, मतलब ये तो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर हो गया। अब उसके बाद सरकार को उसमें जो है जो उसको प्रोटेक्ट करना है, तो इसके लिए जो है सेक्शन 5 में दिया है एक्विजिशन ऑफ राइट्स इन ए प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, यानी कि द डायरेक्टर जनरल में विद द सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट परचेज और टेक ए लीज ऑफ और एक्सेप्ट ए गिफ्ट और बिक्वेस्ट ऑफ एनी प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स। तो ये पूरा इसमें ये दिया हुआ है कि मतलब जो उसका जो वो होता है डीजी डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति से फिर जो है उस मॉन्यूमेंट्स के एक्विजिशन की कार्रवाई करता है। अब वो चाहे उसको लीज पे ले, चाहे वो उसको बस उस पे ले ले, मतलब गिफ्ट पे करे, या उसके अलावा भी जो है एक पूरी प्रक्रिया आती है। मतलब कहने का आशय ये है, हमको इसमें जो चीज़ को समझना है और इसमें जो भी विवाद आता है उसमें यही जो चीज़ है कि फर्स्ट इट वाज डिक्लेयर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स और नॉट। तो वंस इट इज़ डिक्लेयर तो सेकंड क्वेश्चन ये उठता है कि फिर उसके जो रख रखाव मेंटेनेंस के लिए जो है सरकार की ओर से जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसने इस एक्ट के जो प्रावधान हैं आपके इसमें आप 5 to 20 तक ही प्रोविजंस इसको समझ मतलब मान लीजिए जिसमें ये सारी चीज़ें हैं। तो 5 में जो है वो जो डायरेक्टर जो है वो आर्कियोलॉजी जो है डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजी वो ये उसके एक्विजिशन की कार्रवाई करता है। और सेक्शन जो 6 जो है उसमें प्रोविज़न दिया है कलेक्टर के लिए कि मतलब उसको अगर इंस्ट्रक्शन होता है दी कलेक्टर व्हेन सो डायरेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो एक एग्रीमेंट करता है उस प्रॉपर्टी के मालिक से। वो ये इसमें बड़ा अच्छा प्रावधान जो दिया है, क्योंकि यही एग्रीमेंट सेक्शन 5 में भी होता है, लेकिन उसके लिए जो है उसको वो या तो खरीदता है या लैंड एक्विजिशन की तरह उसको अक्वायर करते हैं, या मतलब या फिर उसकी जो है वो लीज वगैरह का जो भी है प्रक्रिया है उसको उस प्रॉपर्टी के मालिक से जो किया जाता है, एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है। तो अब कहने का मतलब ये है, दूसरा प्रश्न ये है कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को उस प्रॉपर्टी में एंटर होने के पहले मतलब प्रोटेक्टेड घोषित करना ही पर्याप्त नहीं है, मतलब उसके बाद उनको उस प्रॉपर्टी के संबंध में सेक्शन 5 या 6 दोनों में से किसी भी मतलब सेक्शन की जो प्रक्रिया है मतलब वो उसके मालिक के साथ करना होती है। मतलब या तो उसको वो एग्रीमेंट से जो है वो उसमें उनको वो जो पूरे अधिकार है, एग्रीमेंट में क्या क्या होगा ये सब इसमें जो उसमें एग्रीमेंट का मामला जो है वो मेंटेनेंस ऑफ मॉन्यूमेंट्स का है, कस्टडी का है, और फिर उसके मालिक के जो राइट्स उसको रिस्ट्रिक्ट करने का भी है। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं जो है वो सब सेक्शन 6 और उसके बाद फिर जो है आपका सेक्शन जो है 7 में जो है कि एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान है कि अगर वो प्रॉपर्टी रिलीजियस है तो उसके संबंध में जो एग्रीमेंट करेगी सरकार, तो उस जो जिस नेचर का वो रिलीजियस प्लेस है, मतलब हिंदू प्लेस है या मुस्लिम इस्लामिक है या मस्जिद है या मंदिर है, तो वो उसी रिलीजन के व्यक्ति से ही वो सरकार एग्रीमेंट करेगी। ऐसा नहीं कि वो किसी मस्जिद है तो मंदिर वाले से कर ले या मंदिर है तो मस्जिद वाले से कर ले, ऐसा नहीं है, ये इसमें दिया हुआ है। अब ये हो सकता है कि मान लो वो एग्रीमेंट करने से जो है इनकार करे, तो फिर सरकार जो है उसमें कुछ अपने ऑर्डर्स वगैरह इशू कर सकती है, और उसके बाद फिर जो है वो लायबिलिटी वो जो मालिक है उस पर डालती है कि आपको ये पूरा मेंटेन करना है। ओके, लेकिन अब मान लीजिए उसमें कभी सरकार और वो जो मालिक है दोनों मिलके उसको मेंटेन करें, तो ऐसी खासकर ये जो स्थिति जो जहाँ पे कोई रिलीजियस प्रैक्टिस चल रही है या जो प्लेस जो है वो यूज़ में आ रहा है, जैसे मान लो मस्जिद जैसा मामला है या मंदिर जैसा मामला है,
तो वहाँ पर जो है उस पर ये जो प्रावधान इसमें किए गए हैं कि ऐसे मामले के अंदर जो है वो प्रैक्टिस कंटिन्यू करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि किसी एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को जो है वो प्रोटेक्टेड घोषित करने से, नेशनल इम्पोर्टेंस का घोषित करने मात्र से ही जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को या आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को जो है उसमें दखल देने का अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। उसके लिए फिर उनको विधिवत जो है, जो उसका मालिक है, उससे एग्रीमेंट करना होता है और उस एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार फिर उसमें जो भी कार्रवाई, जो उसके प्रोटेक्शन की, उसके प्रिजर्वेशन की जो भी कार्रवाई है, वो फिर उसके जो है कि अगर उसमें दर्शक वगैरह, क्योंकि एंशिएंट मॉन्यूमेंट उसको देखना चाहते हैं, तो वो पूरी जो चीज़ें हैं वो सब कार्रवाई भी जो है उसी जो एग्रीमेंट होता है उसके अनुसार निर्धारित होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट अगर जो है उसको मतलब कोई एग्रीमेंट जरूर करना होगा। इसलिए जब इस तरह का कोई विवाद हो, खासकर ये जो एडवोकेट जो आजकल जो जो डिस्प्यूट हो रहे हैं इस तरह के, तो वहाँ पे आप जो प्रश्न उससे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से पूछना चाहिए कि भैया आपने कोई एग्रीमेंट किया है, आपने इसमें किस तरह से आपने राइट्स प्राप्त किए। जो ये बाद में कहते हैं कि साहब आप हमारी परमिशन से जो है इसमें आप नमाज पढ़ेंगे या पूजा करेंगे, तो इसमें आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। जो प्रैक्टिस उसमें चली आ रही है, क्या वो प्रैक्टिस जो है बिना किसी अनुमति के कंटिन्यू करेगी। ये जो है इसका सेक्शन जो है 16 में भी ये प्रावधान है। और उसके अलावा जो सेक्शन उसका जो 7 जो है उसमें भी इस तरह को प्रावधान है। और इसके अलावा इसमें जो रूल्स बने हैं, इसमें जो रूल्स बनाए गए हैं आपके एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड जो आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स रूल्स जो है, इसका रूल्स जो है वो रूल्स जो है 7 जो है, उस 7 का 2 जो है, इसमें 7(1) में तो ये दिया है कि नो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट शेल बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग एनी मीटिंग, रिसेप्शन, पार्टी, कॉन्फ्रेंस और एंटरटेनमेंट एक्सेप्ट अंडर एंड इन अकॉर्डेंस विथ ए परमिशन इन राइटिंग ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये तो अब इसमें सेकंड में दे रखा है कि नथिंग इन सब रूल 1 शेल अप्लाई टू एनी मीटिंग, रिसेप्शन, पार्टी, कॉन्फ्रेंस और एंटरटेनमेंट विच इज हेल्ड इन परसुएंस ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड रिलीजियस यूजेस और कस्टम। तो पहले से वहाँ पे ये सारी एज ए रिलीजियस यूजेस एंड कस्टम के तौर पे ये जो वहाँ पे जो कार्यक्रम होते हैं, अगर वो चले आ रहे हैं तो उसके लिए उन्हें किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। कई बार हमारे सुनने में आया कि साहब वो जैसे किसी टॉम है, कोई श्राइन है, अब वहाँ पे उर्स होते हैं या कोई मास्क है, वहाँ पे नमाज होती है, तो इसके लिए किसी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की आवश्यकता नहीं होती। और अगर ये इस तरह की जो है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है इस तरह की कोई बात करता है कि हमारी परमिशन के बिना कुछ नहीं होता, तो वो इस एक्ट के प्रावधानों के विपरीत है। और वो एक प्रकार से जो है, तो यहाँ पे जो फंडामेंट जो आपका आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है, वो उस फंडामेंटल राइट का भी जो है कहीं ना कहीं वो वायलेशन करते हैं। वो एक मनमानी वाली स्थिति हो सकती है। तो ये चीज़ को समझना जरूरी है इस एक्ट की लाइट में। जो है पहली बात तो ये आएगा कि भाई क्या आपने इसमें कोई एग्रीमेंट किया है, कोई आपने लीज की है, क्योंकि लीज और ये के साथ ही वो सारी जो कंडीशन है एग्रीमेंट वाली वो होती हैं। और उसके बाद फिर अगर वहाँ पे कोई रिलीजियस प्रैक्टिस चली आ रही है तो उसके लिए किसी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। और इसके साथ ही जो है, क्योंकि इसका उद्देश्य जो है वो जो है इसको प्रिजर्व करना है, इसको प्रोटेक्ट करना है, तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसके रिलीजियस नेचर को नहीं कोई चेंज कर सकता है। क्या कि जैसे कोई मस्जिद है तो उसको मंदिर बना दो, या मंदिर है तो मस्जिद बना दो, तो वो इस तरह का काम ना कर सकता है। और इसीलिए जो है इसमें अगर कोई प्रैक्टिस रिलीजियस चली आ रही है तो उससे लोगों को बेदखल भी नहीं कर सकते, उनको रोक नहीं सकते। अगर वो रोकते हैं तो वो असंवैधानिक है,
वो इस एक्ट के प्रावधानों के होने के भी विपरीत है। तो ये इस एक्ट के जो प्रावधान है उसके जो उद्देश्य जो है और उसकी पूरी एक जो लीगल फ्रेमवर्क जो है ना, जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स जो हैं, जिसको अपन कहते हैं एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स, तो वो उसको प्रिजर्व करना, उसको जो है प्रोटेक्ट करना, तो वो पूरी एक स्कीम है और उस स्कीम के तहत जो है वो पूरी कार्रवाई होती है। इसमें जो है कोई नई रिलीजियस प्रैक्टिस जो है वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट शुरू नहीं कर सकता, वो किसी ऑलरेडी जो मॉन्यूमेंट जिस नेचर का है उसको बदल नहीं सकता, वो किसी दूसरी कम्युनिटी को नहीं दे सकता है। अगर ये सारी जो चीज़ें होती हैं तो वो हमारी धर्मनिरपेक्षता के भी खिलाफ है, वो हमारे संविधान का जो आर्टिकल 25 फंडामेंटल राइट ऑफ रिलीजन है उसके खिलाफ है, वो इस एक्ट के प्रावधानों के भी विपरीत है। तो ये इन चीज़ों को जो है, जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो हमारे अधिवक्ता हैं, जो हमारे न्यायाधीश हैं, उन्हें समझने की आवश्यकता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।